अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भारत में चर्चा का विषय बन गया है और उससे कुछ सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूएस एड और इंडिया में वोटर टर्नआउट की फंडिंग बंद करने की बात कर रहे थे तो क्या उन्हें सही जानकारी नहीं दी गई थी या सही जानकारी अभी तक किसी के सामने रखी ही नहीं गई थी? क्या है यूएस एड का सच, जो सच बयानों में अलग दिखाई देता है और सरकारी रिकॉर्ड्स में अलग, और दावों और सच में इतनी दूरी है कि कहा जा सकता है कि पैसे भारत को दिए गए जबकि पहुंचे बांग्लादेश। आज के ललन टॉप शो में इस पूरे विवाद को कायदे से समझेंगे, जानेंगे इस मामले को कवर करने वाले पत्रकारों ने क्या कहा और जब ललन टॉप ने अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की तो उनसे क्या जवाब मिला। इस खबर पर डिस्कशन के बाद चलेंगे दिन की जरूरी सुर्खियों पर। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by American Pistachios and Sensodyne Cake. That's the power of pistachio. बात यूएस एड की, जिसको लेकर के देश में राजनीतिक समर जारी है। इस पूरे विवाद के धागे खोलने इसके पहले इस पूरी कहानी के पात्रों को समझ लेते हैं। आपको पता ही है कि रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के चुनाव में जीत हासिल की और जनवरी 2025 में वो राष्ट्रपति बने। शपथ के बाद ट्रंप अपनी उस नीति पर काम करने लगे जिसमें वो बार बार अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा बचाने की बात किया करते थे। दरअसल लंबे समय से ट्रंप का कहना रहा है कि अमेरिका की सरकारें दूसरे देशों के भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट्स में फालतू का पैसा लगाती हैं जिसे तत्काल बंद कर देना चाहिए। अपने इसी एजेंडा को पूरा करने के लिए ट्रंप सरकार ने शपथ लेते ही एक नया विभाग बनाया। इसे कहते हैं DOGE यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिकी सरकार के खर्चों में कटौती करना है। गठन के बाद इस DOGE की कमान मिली टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क को। इलॉन मस्क ने आते ही कहा कि अमेरिकी सरकार यूएस एड के तहत बेइंतहा पैसे खर्च कर रही है, इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। यूएस एड यानी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, अमेरिकी सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के तहत साल 1961 में यूएस एड का गठन हुआ था। उद्देश्य था कि दुनिया भर में आर्थिक ग्रोथ, आपदा प्रबंधन, मानवीय मदद, शिक्षा और लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराना। और यह आर्थिक मदद देने के लिए अमेरिकी सरकार विदेश की सरकारों के साथ वहां काम कर रहे NGOs और तमाम संगठनों का सहारा लिया करती है। पात्र परिचय पूरा हुआ, अब कहानी पर आते हैं। 16 फरवरी 2024 इस दिन एलॉन मस्क की अध्यक्षता वाले DOGE ने ऐलान किया कि यूएस एड अपने कुछ कार्यक्रम बंद कर रहा है। इस बाबत DOGE ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा जिसमें कहा कि अमेरिकी करदाताओं के पैसे निम्नलिखित मदों पर खर्च होने वाले थे जिन्हें अब रद्द कर दिया गया है। $486 मिलियन CEPPS को, $22 मिलियन मोल्डोवा में राजनीतिक प्रक्रिया के लिए, $21 मिलियन भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। अब इस पोस्ट में DOGE ने इंडिया का जो हवाला दिया वो पूरी बहस का केंद्र है। DOGE ने जिस CEPPS का जिक्र किया है उसका फुल फॉर्म है कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग, यानी चुनाव और राजनीतिक प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने का एक साझा प्रयास। और DOGE ने इंडिया में CEPPS के पैसे जो रोके वो दिए क्यों जा रहे थे? आरोपों के मुताबिक वोटर टर्नआउट बढ़ाने या पोलिंग बूथ तक वोटर्स की संख्या बढ़ाने के लिए। और टोटल कितने रुपए थे? $21 मिलियन, अगर भारतीय रुपयों में कर दें तो 183 करोड़, 183 करोड़ रुपए होते हैं। जैसे ही DOGE की पोस्ट आई, इंडिया में राजनीतिक बहस शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी के IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कुछ इस आशय की बातें की जिससे ये अर्थ निकल रहा था कि इस $21 मिलियन का भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप में इस्तेमाल हुआ है। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, भारत में वोटर टर्नआउट के लिए $21 मिलियन क्वेश्चन मार्क, ये निश्चित रूप से भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप है। इससे किसे फायदा होता है? सत्ताधारी पार्टी को तो नहीं। यानी भाजपा नेता का इशारा इस ओर था कि क्या इस अमेरिकी पैसे का उपयोग विपक्ष कर रहा था। लेकिन सवाल है कि भाजपा ने ऐसे आरोप क्यों लगाए। ये जो CEPPS है उसने भारत के चुनाव आयोग ECI के साथ 17 मई 2012 को एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग
पर हस्ताक्षर किए थे। एमओयू का उद्देश्य ईसीआई के ज्ञान और अनुभव को अंतर्राष्ट्रीय चुनाव प्रबंधकों के लिए साझा करना था, खासकर चुनावी प्रशिक्षण के लिए जो ट्रेनिंग होती है इलेक्शन से जुड़ी हुई। अब भाजपा के आरोप हैं कि यूपीए के कार्यकाल में हुए इस एमओयू के बहाने ईसीआई को विदेशी ताकतों के हाथों सौंपा गया था। अब जिस दौरान ये एमओयू साइन हुआ था उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर एसवाई कुरैशी बैठे थे। ये विवाद उठने पर उन्होंने कहा 2012 में किया गया एमओयू वही था जो ईसीआई ने अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ किया था। इसमें कोई वित्तीय सहायता का वादा नहीं था और ये पूरी तरह से प्रशिक्षण के उद्देश्य से था। ये तो पूर्व चुनाव आयुक्त की सफाई हो गई, लेकिन बहस फिर से फूट पड़ी जब बुधवार को अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मायामी में एक स्पीच में फिर से $21 मिलियन फंडिंग की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि हम भारत में इतना पैसा क्यों खर्च करें वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। हो सकता है कि वो किसी और को चुनना चाह रहे हों। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. इसके बाद फिर से राजनीतिक बहस शुरू हुई और आरोप लगने लगे वीना रेड्डी नाम के शख्स पर। वरिष्ठ वकील और पूर्व भाजपा सांसद महेश जेठमलानी ने मांग की कि अमेरिकी सरकार द्वारा ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके साथ साथ वीना रेड्डी के रोल की भी, उनकी भूमिका की भी जांच हो। When you are trying to influence the democratic process, you are interfering with India's democracy. And that is a serious threat. Occasionally, a foreign interest, and particularly a powerful country like America, which has a lot of money at its disposal, and has many organizations such as USAID, they slip through the radar, right? So even if they slip through the radar, they can only influence outcome in this country if they have agents and stooges who take that money to further promote their interests. वीना रेड्डी कौन है? मूलतः आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से पढ़ाई की उन्होंने। अमेरिका में वकालत शुरू की, आगे चल करके अमेरिका की विदेश सेवा से जुड़ी। यूएसएड से अटैच किया गया। उन्होंने यूएसएड मिशन के साथ अमेरिका, पाकिस्तान, हैती और कंबोडिया में काम किया। 2021 में यूएसएड की इंडिया मिशन डायरेक्टर बनकर के भारत आई। उनके पास भारत के साथ साथ भूटान की भी जिम्मेदारी थी और जुलाई 2024 में वो भारत से चली गई। उनके भारत के कार्यकाल के दौरान यूएसएड द्वारा इंडिया की फंडिंग में शार्प बढ़त देखी गई। उदाहरण देखिए, साल 2020 पे 7,198 करोड़, 2021 में 8,157 करोड़, 2022 में 19,722 करोड़, 2023 में 15,191 करोड़ और 2024 में 13,124 करोड़। यानी आप ध्यान देंगे तो साल 2021 में वीना रेड्डी के आने के बाद यूएसएड द्वारा इंडिया की फंडिंग में बढ़त हुई। अगर इस पूरे पैसे में से 183 करोड़ रुपए वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हुए थे तो वो साल 2021 के बाद हो सकते थे। लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट है जो बिल्कुल अलग छवि पेश करती है। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित जय मजूमदार की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में यूएसएड ने $21 मिलियन दिए तो थे, लेकिन बांग्लादेश को, भारत को नहीं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जनवरी 2024 में बांग्लादेश में चुनाव होने थे। इस चुनाव के दरमियान इस 21 में से $13.4 मिलियन वहां खर्च किए जा चुके थे। दरअसल अमेरिका की सरकार अपने खर्च का पूरा हिसाब यूएस फेडरल स्पेंडिंग की वेबसाइट पर देती है। आप, हम या कोई भी वेबसाइट पर जाकर के देख सकता है कि सरकार ने वहां किस किस सेक्टर में कितना पैसा खर्च किया है। यहां पर अगर यूएसएड का फिल्टर लगा करके आप देखें तो ये समझ में आएगा कि यूएसएड का पैसा किस देश में खर्च हो रहा है। अब सीईपीपीएस के जरिए यूएसएड ने जो $21 मिलियन खर्च किए उसका भी ब्यौरा इस वेबसाइट पर होना चाहिए। एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक $21 मिलियन का खर्च खोजने पर साल 2022 के एक प्रोजेक्ट का जिक्र मिलता है। ये प्रोजेक्ट बांग्लादेश में चलाया जा रहा था, भारत में नहीं। इस प्रोजेक्ट का नाम था अमार वोट अमार, यानी मेरा वोट मेरा है। ये खबर ये बताती है कि नवंबर 2022 में इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बदल करके यूएसएड नागरिक प्रोग्राम कर दिया गया। बांग्लादेश में यूएसएड के मिशन एडवाइजर लुबैन चौधरी मासूम ने दिसंबर 2024 में सोशल मीडिया साइट लिंक्डइन पर इस प्रोग्राम और उसके फंडिंग की पुष्टि भी की थी। इस प्रोग्राम के तहत अन्य एजेंसियों के साथ देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज और इलाकों में नागरिकों, खासकर छात्रों से लोकतंत्र पर संवाद के कार्यक्रम चलाए गए। यानी यूएसएड की फंडिंग से एजेंसियों ने छात्रों से संवाद किया और फिर 5 अगस्त 2024 को छात्र आंदोलन के दरमियान
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ने का फैसला किया और आप सुनते ही रहे हैं कि बांग्लादेश में राजनीतिक संकट और शेख हसीना की निकासी में अमेरिकी सरकार के दखल के आरोप लगते रहे हैं। ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारत में CPPS के तहत US एड की कोई भी फंडिंग साल 2008 के बाद से नहीं आई है और उसके पहले का डेटा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जानकार बताते हैं कि भारत में CPPS का डेटा ही साल 2008 के बाद से मेंटेन होना शुरू हुआ है। हमने इस रिपोर्ट को लिखने वाले जय मजूमदार से बात भी की और पूछा कि पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई। इसको हमने शुरू किया था ये ढूंढने के लिए कि ये फंड अगर इंडिया में आए हैं तो किसके पास आए हैं। दैट वाज द क्वेश्चन जो सब लोग ही शायद ढूंढ रहे थे मीडिया में। तो हम भी वो देख रहे थे कि पॉसिबली किसके पास आ सकते हैं, किस चैनल से आ सकते हैं। तो इस पे काम करते हुए थोड़ी बात हमें समझ में आया कि शायद DOG से कोई गलती हुआ है, क्योंकि ऐसा कोई फंडिंग इंडिया में आया नहीं है फ्रॉम USAID थ्रू SEPS। तो आप अगर देखेंगे DOG का जो ट्वीट है उसमें जो उस कॉलम में आप आएंगे जहाँ पे है USD 486 मिलियन जो ये कहते हैं कि कैंसिल करेंगे which USAID grants through SEPS. SEPS is a consortium of 3 big American NGOs. तो ये पूरा फंडिंग है 486 मिलियन एंड इसके अंदर फॉर एग्जांपल उन्होंने 2 फंडिंग का मेंशन किए थे, 22 मिलियन टू मोल्डोवा फॉर सम इंक्लूसिव पॉलिटिकल प्रोसेस और 21 मिलियन फॉर इंडिया वोटर टर्नआउट के लिए। और इसके बिल्कुल नीचे वो ट्वीट में आप देखेंगे उसके अगले लाइन पे है एक और फंड जिसको कैंसिल करना था DOG को। वो फंड है 29.9 मिलियन का। वो फंड जा रहा था डेमोक्रेसी इंटरनेशनल को फॉर बांग्लादेश। तो ये वी शुड रिमेंबर दैट दिस इज नॉट थ्रू SEPS। ये 29.9 मिलियन विच वाज टू बी कैंसिल, दिस वाज गोइंग टू डेमोक्रेसी इंटरनेशनल, एक अलग NGO है फॉर बांग्लादेश। इस रिपोर्ट के बाद बहस तेज हुई। कहा जाने लगा कि ट्रंप या तो झूठ बोल रहे हैं या किसी ने उन्हें बहका दिया है या उनको गलत जानकारी दी है। ऐसे में ट्रंप के भारत में मौजूद समर्थक ट्रंप का एक और भाषण लेकर के आए। 20 फरवरी को वॉशिंगटन में दिए गए एक अन्य भाषण में ट्रंप भारत और बांग्लादेश को दी गई फंडिंग के बारे में अलग अलग दावे कर रहे थे। And $21 million for voter turnout in India. Why are we caring about India turnout? We got enough problems. We want our own turnout, don't we? Can you imagine all that money going to India? I wonder what they think when they get it. और इधर भारत में भी राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी थी। पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच जुबानी तीर चलने लगे थे। The pattern of funding of US aid reflects following 3 things. A, the majority of the funding has gone to close aides of Rahul Gandhi and Rajiv Gandhi Foundation. B, the President of United States of America has revealed twice that there was an attempt for creating political instability in India. The post of Dodge 5 days back has revealed that how the deep state created political instability in Bangladesh. Their intention and attempt was to repeat similar in India in 2024. हम बार बार इनसे पूछना चाहते हैं कि आप ट्रंप साहब की धमकी सुनकर आ गए। उन्होंने कहा कि हम ब्रिक्स खत्म कर देंगे, मुस्कुरा रहे हैं साहब। उन्होंने कहा टैरिफ लगा देंगे भारत पर, मुस्कुरा रहे हैं साहब। ट्रांसलेटर 2 थे, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि उन्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही थी। 2 ट्रांसलेटर थे। मुस्कुराइए मत, वो भी मुस्कुरा रहे थे, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। जिन F-35 विमानों को खुद वहां के अदानी, अमेरिका के अदानी एलॉन मस्क बोल चुके हैं कि यह कबाड़ है, वही F-35 भारत पर थोपे जा रहे हैं और साहब मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन यह मुद्दा और भी जटिल तब हो गया जब भारत के विदेश मंत्रालय ने इसमें हस्तक्षेप किया। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 21 फरवरी की शाम पत्रकारों से कहा कि यह परेशान करने वाला है और भारत के मामले में बाहरी हस्तक्षेप है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस मामले की जांच कराएंगे। USAID के मुद्दे पे जो मुझे कहना था मैंने आपको उससे अवगत कराया है और ये बताया है कि बहुत सारे भारतीय सरकार में इकाई हैं जो इस पे USAID के साथ काम करती हैं। वो कई एक मंत्रालय हैं, तो जितने भी इससे संबंधित मंत्रालय और जो एजेंसीज काम कर रहे हैं वो इस मुद्दे को अभी देख रहे हैं। तो जब
एक अपडेट हमारे पास आएगा तो आपसे हम साझा करेंगे। तस्वीर और साफ करने के लिए हमने एक चिट्ठी लिखी, एक ईमेल लिखा। ये चिट्ठी भारत में मौजूद अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों और मीडिया डिपार्टमेंट को संबोधित थी। हमने उनसे पूछा कि क्या भारत में मतदाता टर्नआउट बढ़ाने के लिए यूएसएड द्वारा $21 मिलियन का अनुदान दिया गया था या फिर ये अनुदान बांग्लादेश के लिए था। सवाल नंबर 2, यदि यह अनुदान मूल रूप से बांग्लादेश के लिए था और भारत के लिए नहीं था तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अपनी कई स्पीच में भारत से जुड़ा हुआ क्यों बताया। तीसरा सवाल, यदि वास्तव में ऐसा कोई अनुदान था तो कृपया इसके उद्देश्यों और उन विशिष्ट कार्यक्रमों या संगठनों की जानकारी दीजिए जिन्हें ये सहायता दी जानी थी। चौथा, डीओजी की हालिया घोषणा को देखते हुए क्या इस अनुदान को आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया गया है या इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए पुनः आवंटित किया गया है? यदि हाँ, तो इससे संबंधित कार्यक्रमों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दूतावास के प्रवक्ता क्रिस्टोफर एल्म्स ने लल्लन टॉप के ईमेल के जवाब में ये लिखा कि वॉशिंगटन यानी अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा दिए गए बयान से ज्यादा मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। इसके साथ उन्होंने एक लिंक भी दिया जिस पर जाकर अमेरिका द्वारा विदेश में दी जाने वाली मदद के बारे में देखा जा सकता था, foreignassistance.gov। इस पर जाने पर कुछ बातें हमारी समझ में आईं। साल 2001 से लेकर के 2024 तक यूएसएड के जरिए भारत के पास कुल $2.9 बिलियन आए हैं, मोटा मोटी 25.14 हजार करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा। साल 2004 से 2014 के यूपीए के कार्यकाल के दौरान $1.2 बिलियन यानी 10.4 हजार करोड़ रुपए और साल 2014 से 2024 के भाजपा के कार्यकाल के दौरान $1.3 बिलियन यानी 11.27 हजार करोड़ रुपए आए। यानी भाजपा सरकार के कार्यकाल में यूएसएड से पैसे ज्यादा आए। ध्यान रहे कि ये सारे पैसे सरकार के पास नहीं गए होंगे, अलग अलग मदों में खर्च होने के वास्ते देश में आए होंगे। अब एक और बात समझते हैं, यदि यूएसएड से सीईपीपीएस के जरिए मतदाता जागरूकता के लिए देश में पैसे आने होंगे तो वो किस मद में आएंगे? वो आएंगे गवर्नेंस और सिविल सोसाइटी के मद में। अब फॉरेन असिस्टेंस की वेबसाइट पर साल दर साल यूएसएड का फिल्टर लगाया और चेक किया हमने कि गवर्नेंस और सिविल सोसाइटी की मद में साल दर साल कितने पैसे खर्च हुए हैं। तो साल 2021 में $5.35 मिलियन 43.36 करोड़ रुपए हो जाते हैं रुपयों में। 2022 में $4.6 मिलियन 39.86 करोड़ रुपए। 2023 में $9.07 मिलियन 78.87 करोड़ रुपए। साल 2024 में $6.8 मिलियन यानी 58.94 करोड़ रुपए। यानी ये पिछले 4 साल के यूएसएड में हेल्थ और गवर्नेंस के तहत आए खर्च का अभी तक का ब्यौरा है। 4 साल इसलिए क्योंकि इस पीरियड में ही यूएसएड की इंडिया मिशन डायरेक्टर रही वीना रेड्डी पर सवाल उठ रहे हैं। अब आप ध्यान देंगे तो पैसा आया तो है, लेकिन ये सीईपीपीएस या वोटर टर्नआउट के लिए मार्ग नहीं है और उतना नहीं है जितना डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। इनमें से कुछ पैसा कुछ संगठनों को गया होगा, कुछ गया होगा सरकारी एजेंसियों को, तो कुछ हो सकता है कि वोटर टर्नआउट जैसे कार्यक्रम में भी गया हो, लेकिन वो सीईपीपीएस में फेडरल खर्च की वेबसाइट पर नहीं दिख रहा है, जैसा हमने आपको अभी कुछ देर पहले इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से भी बताया। अब आप सवाल पूछेंगे कि इन्हीं 4 सालों में यूएसएड का सबसे ज्यादा पैसा किन मदों में खर्च के लिए तय हुआ। 2021 में बेसिक हेल्थ $29 मिलियन सबसे ज्यादा खर्च। 2022 में बेसिक हेल्थ $140 मिलियन। 2023 में बेसिक हेल्थ $83 मिलियन। 2024 में बेसिक हेल्थ $43 मिलियन। यानी एक बानगी देखें तो 2 स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति, अमेरिकी सरकार ने अगर वोटर टर्नआउट के लिए भारत में पैसे दिए हैं तो उसका डेटाबेस दुरुस्त नहीं है। दूसरी स्थिति, अमेरिकी सरकार ने पैसे दिए ही नहीं। हमने पत्रकारों और जानकारों से बात की, समझा कि क्या सीन है, डेटा सही नहीं है या अमेरिका में हाईएस्ट लेवल पर भी मिस आइडेंटिफिकेशन की स्थिति बन गई है। मुझे जैसे पर्सनली ये लगता है कि दिस कुड हैव हैपेंड एट अ क्लरिकल लेवल। कोई बैठ के वहाँ पे ये डेटा देख रहे थे, कोलेक्ट कर रहे थे, वहाँ पे ये हो सकता है। क्योंकि एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो यूएसआईडी का इंटरनल स्टाफ अभी है नहीं, तो ये जो न्यू डिपार्टमेंट इज डूइंग दिस जॉब। और जब आप इन अ टेबुलर फॉर्मेट टेबल पे ये चेक करते हैं कि ग्रांट क्या है ना है, तो उसमें अलग अलग कॉलम्स आते हैं। उसमें एक पर्पस कॉलम है जिसमें मोस्ट ऑफ द ग्रांट्स, उसमें कौन सा कंट्री के लिए है वो मेंशन्ड होता है। तो ये इत्तेफाक से इसी ग्रांट में कोई कंट्री मेंशन नहीं है। वहाँ पे कंट्री पता करने के लिए आपको उसका अंदर जाके डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा। उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ था कि अमर वोट अमर प्रोजेक्ट ऑफ यूएसएआईडी। हो सकता है किसी ने गूगल किया, अमर वोट अमर इज अ बंगाली एक्सप्रेशन, इट कुड हैव थ्रोन अप समथिंग इन वेस्ट बंगाल, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। तो वो हम बता नहीं सकते हैं। और ये भी है कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका तो जाके ये रिकॉर्ड चेक नहीं करेंगे ना, वो तो उनको जो मिलेगा उसके बेसिस पे वो बात करेंगे।
तो somebody somewhere एक बार DOG से अगर कोई गलती हो गया होगा तो एम्पलीफाई हो गया होगा उसके बाद पिछले कुछ दिनों से। ये इनसे गलतियां हो रही हैं बिकॉज दे आर रशिंग टू इट, एंड आई थिंक ये सारा का सारा इज सच ए गुड एग्जाम्पल कि जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो अंतर है वो खत्म हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये डेमोक्रेट्स को नीचा दिखाने के लिए ये इस्तेमाल किया, ये स्टेटमेंट, और इमीडिएटली इंडिया में भारतीय जनता पार्टी ने उसी कमेंट को लेकर कांग्रेस पे हमला कर दिया। लेकिन इतना शैलो डिस्कशन है। फॉर एग्जाम्पल, मान ले कि ये पैसे वाकई में इंडिया के लिए थे एंड नॉट फॉर, तो सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया की इंटेलिजेंस इतनी बेकार है कि उसको नहीं पता चला कि अमेरिका रिजीम चेंज कराने के लिए 21 मिलियन, और इंडिया की डेमोक्रेसी इतनी कमजोर है कि 21 मिलियन डॉलर में नरेंद्र मोदी का तख्ता पलट जाएगा। 21 मिलियन तो कई ऐसे इंडियंस है जो दे देंगे। तीसरी चीज ये है कि दैट मनी वाज नॉट एलोकेटेड। आप ट्रेस करके देखें। अब एक और सवाल, इस पूरे घटनाक्रम का संभावित भविष्य क्या हो सकता है? अमेरिका में क्या हो रहा है और क्या भारत पर इसका कोई असर पड़ेगा? इंडिया पे इस पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि ये तो एक अमेरिकन इशू है और अगर फंड इंडिया में आ ही नहीं रहा था तो उसमें फ्रैंकली कुछ फर्क नहीं पड़ता। और यूएस का अगर आप बात करेंगे तो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन इज क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल। वो कैसे क्या डील करेंगे, दे आर क्वाइट न्यू, हमें पता नहीं है। बट वी कैन ओनली होप दैट इस पे दे विल रेस्टोर क्लैरिटी, और अगर कोई गलती किसी भी लेवल पे है वो ठीक करेंगे, यही हो सकता है इसमें। अमेरिका के लिए जो यूएस एड का बजट है वो इतना छोटा है कि इट इज लाइक, मतलब कहते हैं ना कि सोफा में से जो चिल्लर निकला उससे फंड कर दिया। अमेरिका का बहुत एक पॉपाई नाम का एक कार्टून है, देखिए आप, उसका हाथ एक इतना मजबूत और एक इतना पतला होता है। तो अमेरिका इज लाइक दैट। डिफेंस पे वो $1 ट्रिलियन के करीब खर्च करता है और डिप्लोमेसी पे $60 बिलियन, विच इज द स्टेट डिपार्टमेंट बजट। और यूएस एड का बजट बहुत, मतलब फॉर कंट्री लाइक अमेरिका इट इज वेरी स्मॉल, बट देर आर मेनी कंट्रीज जो गरीब मुल्क हैं वो काफी डिपेंड होते हैं यूएस एड, स्पेशली फॉर हेल्थ एंड सैनिटेशन और एनवायरमेंटल क्राइसिस के लिए। और आप देखेंगे कि मतलब सुजन पावर्स वगैरह जब इंडिया आई थी तो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी हुई थी, मतलब शी वाज रिसीव्ड, वेल रिसीव्ड। तो क्या वो रिजीम चेंज करवा रही थी वाइल साइमल्टेनियसली? इनफैक्ट दिस इज, अगर आप सीरियस डायलॉग करना है तो सीरियस डायलॉग करके देखें कि भाई के वेयर आर द इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनको क्यों नहीं पता चला? क्या वो सोते रहते हैं या क्रिकेट देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली, IPL देखते बैठते होंगे? दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब। उम्मीद है कि जो भी सच है वो सामने आए और दृश्य साफ हो। पैसा नहीं लिया तो वो भी सफाई आए, पैसा ले लिया है तो लेने वाले का नाम भी सुना जाए, ताकि हम समझ सकें कि देश में हो क्या रहा है। बड़ी खबर में इतना ही, अब सुर्खियां। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन, कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। पहली सुर्खी, 2 जुलाई 2024 को हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ की तस्वीरें आपको याद होंगी। लाखों की भीड़ में सैकड़ों दब गए, 121 लोगों की जान चली गई, कई घायल हुए। प्रशासन ने आनन फानन में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया। आयोग की अध्यक्षता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने की। जांच में इनके सहयोगी बने रिटायर्ड IAS हेमंत राव और रिटायर्ड IPS भावेश कुमार सिंह। उस आयोग की अब रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में उस सत्संग के कथावाचक नारायण साकार हरि को क्लीन चिट दे दी गई है। आज तक के संतोष शर्मा की खबर के मुताबिक जांच रिपोर्ट में 2 मुख्य बातों पर जोर था। पहली, भगदड़ के पीछे भोले बाबा की कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि अव्यवस्था और कुप्रबंधन दुर्घटना का कारण बना। दूसरी, पुलिस और सत्संग के आयोजकों की लापरवाही दुर्घटना के लिए जिम्मेदार थी। आयोग ने कुछ नसीहतें भी दी। कहा कि बड़े कार्यक्रम से पहले पुलिस अधिकारी स्थल का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करें, इसे अनिवार्य बनाया जाए। साथ ही आयोजकों द्वारा ली गई अनुमति की शर्तों को कड़ाई से लागू किया जाए, उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई हो। नारायण सरकार हरि को क्लीन चिट मिलने पर पक्ष विपक्ष से प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो भी सुनिए। हाथरस की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी उसकी रिपोर्ट आयोग ने विधानसभा में प्रस्तुत कर दी है।
अब रिपोर्ट आपको जब मिलेगी आप देखेंगे, निष्पक्ष ढंग से बिंदुवार पूरी तरह से जांच को शामिल करते हुए जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। रिपोर्ट पर तो चर्चा तब होगी जब वो पटल पर रखी जाएगी, पर मैं एक बात जरूर स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जितना जिम्मेदार प्रशासन था, जितना जिम्मेदार आयोजक थे, उतने ही जिम्मेदार वो व्यक्ति थे जिनके नाम पर इतना बड़ा आयोजन किया और 121 लोगों की जाने गई। अगली सुर्खी उत्तर प्रदेश के संभल से। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुताबिक शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा के तार अब दुबई से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने हिंसा से जुड़े एक आरोपी गुलाम शाह को गिरफ्तार किया है। गुलाम संभल दंगे का मास्टरमाइंड बताए जा रहे शारिक साटा का गुर्गा है। दावा है कि दुबई में बैठे बैठे शारिक साटा ने हिंसा के लिए हथियार सप्लाई करवाए। दावा यह भी है कि हिंसा के दौरान हिंदू पक्ष के एडवोकेट विष्णु शंकर जैन को मारने की साजिश थी। आरोपी को राजनीतिक संरक्षण भी मिला था। संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि गुलाम अपने बॉस सारिक साटा से जंगी ऐप के जरिए बात करता था। 23 जनवरी यानी दंगे से एक दिन पहले गुलाम ने सारिक साटा से बात की। कहा कि मस्जिद हमारी 500 साल पुरानी बाबर की निशानी है और इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। एक दिल्ली का वकील है जो बाहर से आता है और जगह जगह एप्लीकेशन डालता रहता है। उन्हें जान से मारना है, इसके अलावा किसी भी सूरत में सर्वे नहीं होने देना है। गिरफ्तार करने पे पूछताछ पे पता चला है कि इस व्यक्ति के ऊपर कुल 20 मुकदमे अभी तक दर्ज हैं, जो कि जनपद संभल में और आसपास में है। इसकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री दिल्ली और एनसीआर के अन्य जगहों पर भी हो सकती है, उसका भी पुलिस द्वारा खंगाला जा रहा है। इसके द्वारा बताया गया कि पूछताछ में 23 तारीख को इसने अपने बॉस सारिक साटा से बात की थी। सारिक साठा को यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि 24 तारीख की सुबह को सर्वे होगा। सर्वे के समय किसी भी सूरत में वो सर्वे नहीं होने देना है। फिलहाल संभल पुलिस ने मामले में 2500 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया है। इनमें से अधिकतर अज्ञात हैं। एफआईआर में संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और संभल के विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेब इकबाल का नाम भी शामिल है। हालांकि इन दोनों का नाम चार्जशीट में शामिल नहीं है। पुलिस ने कहा कि संभवतः अगली चार्जशीट में सपा नेताओं का नाम शामिल किया जा सकता है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र का आज चौथा दिन था। सपा विधायक रागिनी सोनकर ने योगी सरकार पर सवाल उठाए। कहा कि डबल इंजन की सरकार फेल होती जा रही है। देश को विश्व गुरु बनाने की बात की जा रही है, लेकिन देश पटरी से उतर रहा है। स्वयं आपके आंकड़े बताते हैं कि आज पूरे देश में 60 करोड़ लोग हैं जो कि राशन पे आश्रित हो चुके हैं और प्रति वर्ष 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आपकी गरीबी रेखा से नीचे चलते चले जा रहे हैं। वही अगर हम मिडिल क्लास की बात करें, आरबीआई का आंकड़ा ये बता रहा है कि आज से 2010-2011 में जो एक मिडिल क्लास की आमदनी थी, सेविंग थी, वो जीएसडीपी का 25% हुआ करती थी और आज इस समय में 5.1% पर आकर के रह गई है। आज गरीब के पास कोई पैसा, आज मिडिल क्लास के पास कोई पैसा नहीं है उसकी पॉकेट में बचाने के लिए। रागिनी के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हो सकता है कि इसमें कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा हो क्योंकि वो देश के विकास को अच्छा नहीं मानते हैं। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन माननीय सदस्य स्वयं तैयार करके इस प्रश्न को लेकर के नहीं आई है। उनको तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश ने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को रखा है और भारत 3 नहीं बल्कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के दिशा में अग्रसर हुआ है। आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जो आपके नेता बोलते हैं कि भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता, तो आप तो उनका अनुसरण करेंगे ही करेंगे कि उत्तर प्रदेश कभी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकता। ये वक्तव्य आपका अपनी पार्टी के अनुसार, समाजवादी पार्टी की मंशा के अनुरूप उपयुक्त ही है। चर्चा उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी हुई। सपा विधायक कमाल अख्तर ने आयुष्मान कार्ड को गरीबों के साथ धोखा बताया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि मैं अस्पताल गया तो वहां डॉक्टर थे ही नहीं, वार्ड बॉय मरीज देख रहा था। दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की उन बीमार लोगों के साथ एक धोखा है, क्योंकि आज कोई आयुष्मान कार्ड धारक जब किसी अस्पताल के अंदर जाता है
तो अधिकतर अस्पताल ऐसे हैं कि जो अस्पताल ये बोलते हैं कि ये आयुष्मान कार्ड है, इसके अंदर इसकी बीमारी का इलाज नहीं होगा। हमारे सूबे में कोई प्रिंसिपल मिला नहीं तो गुजरात से वहाँ रख दिए गए। उनका ध्यान दवाओं पर नहीं है और उसको चलाने पर नहीं है, केवल सामान खरीदने पर है और कमीशन खोरी पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस अस्पताल में डॉक्टर बैठते ही नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए हेल्थ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने हाथ जोड़ लिए, कहा कि जब तक जनसंख्या बढ़ाते रहेंगे ऐसी समस्या आती रहेगी। आप किसी भी अस्पताल में बता दीजिए कि दवाइयां वहां नहीं है, हम उस चिकित्सक को, उस व्यवस्था को बर्खास्त आज अभी यही करके जाएंगे। आप इंगित करके बताइए कहां दवाइयां नहीं है। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। बिक्की डॉन प्यार का भूखा, काऊ के धन दौलत का नाव। अंधेरा मुझे प्रिय है, मुझे अंधेरे की औलादों से क्या नफरत होगा। फिर अपनी आजा गुफाओं में आ मेरा फेवरेट गाना है बस। आजा गुफाओं में अभी ना एक एआई से बनेगा ताऊ जो एक अंधेरी गुफा के सामने खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं आइए।